स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच के अंदर। और आज हम लोग एक यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर 4 चैप्टर कवर होंगे। और ये अकेला यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12 नंबर 12 मार्क्स कवर करेगा। आपका जो नेशनल इनकम है वो है 10 मार्क्स का। एडीएएस यानी ये पूरा का पूरा जो यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये है 12 नंबर का। यकीन मानो क्लास, मैं इसे बहुत अच्छे से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कवर करके तुम्हें ऐसा सिखाऊंगा कि ये 12 के 12 नंबर तुम्हारे कवर होंगे। कुछ भी इससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस वीडियो एंड तक देखना और क्लास सारे पार्ट्स इसके कवर करना, क्योंकि बड़ा यूनिट है। मैं पूरा का पूरा यूनिट लेके चल रहा हूँ 12 नंबर का, मैं चैप्टर वाइज लेके इसको नहीं चल रहा, ठीक है। तीसरी बात है मनी बैंकिंग, वो 6 नंबर का है। एडीएएस 12 नंबर का बता दिया मैंने आपको। बजट 6 नंबर का है। फॉरेन एक्सचेंज बीओपी भी मिलाकर 6 नंबर का है। तो अकेला सोचो यूनिट 40 में से 12 नंबर का अकेला ही ये चैप्टर है। तो अच्छे से ध्यान से समझना। नोट्स क्लास एसपीसीसी ऐप पे डाल दूंगा मैं, सेम ये जो मैं क्लास यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इसकी खुद कॉपी पे नोट्स, स्केड्यूल, डायग्राम वगैरह सब अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एडीएएस यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नंबर 1। सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड का। आपने क्लास 11th में जब पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस, तो आपको ये बताया गया था माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रो में इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो में होल नेशन यानी एग्रीगेट्स को स्टडी किया जाता है। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड की बात नहीं करते, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। सर एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? सिंपल सी मीनिंग समझ लो क्लास, टोटल। एग्रीगेट मतलब क्या? सम ऑफ, यानी कि टोटल। सो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। साल भर में सुई से लेके जहाज तक, छोटी से लेकर बड़ी चीज तक, साल भर में जितने भी गुड्स और जितनी भी सर्विसेज क्लास प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी वैल्यू को ही क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उनकी डिमांड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। और ये फिस्कल ईयर में काउंट किया जाता है, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो आप बोलना साल भर में देश के अंदर सुई से लेके जहाज तक जितने भी गुड्स और जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं क्लास, उन्हीं को बोला जाता है एक साल के अंदर, फिस्कल ईयर के अंदर। उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इट रेफर्स टू total demand of all final goods and services produced in a year, in a fiscal year, right, which starts from 1st of April and ended on 31st March. तो कोई भी ईयर हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? अब इसकी कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मतलब किन किन से मिलकर एग्रीगेट डिमांड बनता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? ओके, सो कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले इसके अंदर आता है क्लास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके दो पार्ट है, गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। एक एक करके क्लास इन पांचों के 5 कंपोनेंट, इसके 2 मैंने बताए, तो ये टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। इनको अच्छे से समझते हैं क्लास एक करके, और फिर हम क्लास इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे चलेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, स्केड्यूल देखेंगे, डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो एग्रीगेट डिमांड के सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। मैं, आप, हम सब लोग कंज्यूमर हैं, राइट। तो हम सारे के सारे लोग डे टू डे लाइफ में जितना भी डिमांड करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े हो गए, खाने पीने का आइटम हो गया, राशन हो गया, छोटी मोटी और चीज़ें क्लास, इंटरनेट सर्विसेज हो गई, जो भी चीज़ें क्लास हम सेल्फ कंजप्शन के लिए लेते हैं, उन पे जो भी कुछ खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट क्यों? क्योंकि हम लोगों का है अपना, और फाइनल मतलब क्योंकि हम पूरा खुद ही कंज्यूमर है, उसको यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में हम उसको सी बुलाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। और कंजप्शन डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे। बेटा डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? जब हम इनकम में से टैक्स को माइनस कर देते हैं तो जो इनकम बचता है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, विच यू कैन स्पेंड एक्चुअली। लाइक अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूँ तो मैं 1 लाख का टैक्स भर रहा हूँ, तो मुझे 9 लाख ही बच रहा है, तो उस 9 लाख को ही मैं खर्च कर सकता हूँ, 1 लाख तो मुझे सरकार को टैक्स देना ही है। दिस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, मैं ज़्यादा कमाऊंगा तो ज़्यादा खर्च करूंगा। और अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कम होगा।
तो अगर मैं कोई चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ बाहर से, तो वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट माना जाएगा। मैं कोई भी चीज़ खरीद रहा हूँ मान लो, तो वो क्लास कंपोनेंट ऑफ एडी है। तो एडी किन से मिलके बनता है? पहला, हम सारे लोग जो डिमांड करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उनसे। दूसरा, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम सारे लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, मैं अगर अपने बिजनेस में कोई मशीन लगवा रहा हूँ, तो भी मैं मशीन की डिमांड कर रहा हूँ ना भाई। मैं अगर मशीन लगवा रहा हूँ बिजनेस के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो मैं मशीन की डिमांड कर रहा हूँ, तो वो भी एग्रीगेट डिमांड के अंदर ही आएगा, वो इन्वेस्टमेंट है। तो डिमांड के अंदर क्या क्या आता है? प्राइवेट का कंजप्शन और प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, राइट? कैसे तुम्हें याद होगा? प्राइवेट का यानी हाउस होल्ड का कंजप्शन और हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली गवर्नमेंट का भी क्या क्या इंक्लूड होगा, अभी बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। कंजप्शन और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, राइट? तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑन परचेज ऑफ सच गुड्स विच एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट। तो मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, तो ये सब इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी डिमांड है। अगर मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, मशीन खरीद रहा हूँ, तो वो भी डिमांड है, वो एडी के अंदर आएगा। तो प्राइवेट कंजप्शन हो गया, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट हो गया। तीसरा, अब तीसरे से पहले क्लास, ये तीसरा आएगा गवर्नमेंट का कंजप्शन, ये रहा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हम उसकी बात करेंगे, बट उससे पहले इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है। 5 कंपोनेंट है एडी के: प्राइवेट का कंजप्शन, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजप्शन, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। तो प्राइवेट कंजप्शन समझ आ गया, हम लोग आप लोग डे टू डे लाइफ में जो भी खर्चा करते हैं अपने ऊपर। दूसरा है प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, हम लोग बिल्डिंग मशीन जो भी अपने बिजनेस में डालते हैं उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट दो होता है, पहला इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ध्यान समझना, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? देखो, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। मुनाफा कमाने के उद्देश्य से जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज जनरली डन इन प्राइवेट सेक्टर। आमतौर पे मुनाफा कमाने की बात आमतौर पे प्राइवेट सेक्टर करते हैं। इट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व मूव अपवर्ड फ्रॉम राइट। तो देखो, इन्वेस्टमेंट है लेवल ऑफ इनकम, जितनी ज़्यादा क्लास आपको इनकम मिलेगा, आप उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। मतलब जितना ज़्यादा आपको क्लास इनकम मिलता चला जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा करते चले जाओगे। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे ग्राफ डायग्राम है इस चैप्टर के अंदर जो तुम्हें कॉपी पे बनाने हैं। इस पे कोई नंबरिंग नहीं करनी होती इकोनॉमिक्स में, आप नॉर्मली सादा सीधा डायग्राम बना सकते हो, राइट? सो इन्वेस्टमेंट दो टाइप का है, इंड्यूस और ऑटोनोमस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं क्लास? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पे। इनकम जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते चले जाएंगे। इनकम के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ग्राफ इसका अपवर्डली स्लोपिंग बनता है, राइट? अच्छा, जनरली इस इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट वाले करते हैं, बिकॉज उनका ही मेन मोटो क्या होता है? मुनाफा कमाना। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो करना ही करना है, भले ही मुनाफा हो चाहे ना हो। सिंपल सीधी भाषा में समझाऊं तो, जैसे आप अगर नहीं भी पढ़ाई कर रहे हो ना, आप घर पे बिल्कुल टाइम पास कर रहे हो, घर वालों को लग रहा है भैया ये नहीं पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं से पढ़ाने का, इतनी स्कूल की फीस जा रही है, लेकिन वो तब भी आपको पढ़ाएंगे और आप इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हो, जो कि नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है? तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। घर वाले पढ़ाते ही हैं, कभी पूछना अपने घर वालों से, आपके पापा आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, जो आप जानते हो कि मैं नहीं पढ़ता, मैं बिल्कुल भी, आपको पता है नहीं पढ़ना लायक हूँ, जैसे तैसे मैं पास हो रहा हूँ, बस मैं नहीं पढ़ता, तो आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? तो बोलेंगे भाई देख, हम तेरे को पढ़ाएंगे तो जरूर, नहीं तो कल को तू जाके ब्लेम करेगा, देखो मुझे पढ़ाया नहीं तो मैं पढ़ा नहीं। तो वो अपनी सेफ्टी चाहते हैं और वो क्लास संतुष्टि चाहते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। पूछ के देख लें, कड़वा सच है बट सच है, ठीक है? तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले, खासकर जो सरकारी कंपनीज है, सरकार है, वो करती ही करती है भाई। भले ही पैसा आए, भले ही पैसा ना आए, देश के विकास में, डेवलपमेंट में, फैक्ट्री में, कंपनी में, प्राइवेट वाले भी करते हैं, गवर्नमेंट वाले, बट आमतौर पर इसे सरकार करती है, ठीक है? मुनाफा कमाने के लिए पार्क बना दिया मान लो, है ना, तो उससे मुनाफा आ रहा है, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं?
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड इररेस्पेक्टिव द लेवल ऑफ इनकम। कमाई हो चाहे ना हो, भैया इतनी इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही करें। आप अगर अच्छा पढ़ते तो घर वाले आपके 4 ट्यूशन लगवाते, 4 नई नई किताबें लेके आते, है ना। लेकिन अब आप नहीं पढ़ रहे तो फिर भी घर वाले आपको पढ़ाएंगे, इतना तो खर्चा आपके ऊपर करेंगे ही करेंगे। दिस इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड क्लास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन में फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना। इट इज जनरली डन बाय द गवर्नमेंट विथ मीड ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, चाहे कोई भी लेवल की इनकम हो, ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज कांस्टेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट विच इज अपवर्डली स्लोपिंग। मतलब जितना ज़्यादा क्लास इनकम मिलेगा हम उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें हमें इनकम मिले चाहे ना मिले, भैया ये कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सुनो, एक और कॉन्सेप्ट है एमईआई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए एमईआई का यूज करते हैं। इतना बहुत है इसके बारे में जानने के लिए, इससे ज़्यादा घुसना नहीं है डीप इसमें। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब हम जो एक्स्ट्रा, मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है? एक्स्ट्रा पढ़ा होगा ना, TUMUTPMP है ना, TRMR है ना, TCMC। तो मार्जिनल एफिशिएंसी मतलब एक एक्स्ट्रा रिटर्न ऑन एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, उसको बोलते हैं MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उससे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, राइट। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ED के 5 कंपोनेंट है, प्राइवेट का कंजप्शन, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजप्शन, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट कंजप्शन हम लोग, आप लोग डेली बेसिस पे जो भी खर्चा करते हैं और वो डिपेंड करता है इनकम पे, इनकम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, सॉरी कंजप्शन ज़्यादा इनकम कम कंजप्शन कम। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट रिटर्न पे डिपेंड करता है। 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट है, जो रिटर्न पे डिपेंड करता है वो इंड्यूस, जो नहीं करता वो ऑटोनोमस। डायग्राम सबको याद चल गया। तीसरा जो है क्लास वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मैं 2 पार्ट में, इसको जी से डिनोट करते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर को सी से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से। तो जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2 टाइप का है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है सरकार, जैसे सैलरीज बांटना लोगों की, है ना, इंडियन एम्बेसीज पे खर्च करना, बहुत सारा सरकार सामान खरीदती है, राशन बांटना। तो डे टू डे बेसिस पे सरकारी MLA MPs की सैलरी वगैरह देना, वो सारे खर्चे सरकार के डे टू डे एक्सपेंडिचर है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट भी करती है, लाइक क्लास ब्रिजेस, फ्लाईओवर, हाईवेज, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बाहर से क्लास किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना, वो भी खर्चा होता है। वो सारा का सारा आता है क्लास गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। So, government final consumption expenditure क्या होता है? It refers to the expenditure incurred by the government on consumer goods to meet public need, like law and order को maintain करने के लिए, education हो गया, health हो गया, defense हो गया, इनके पीछे जो खर्चा करती है। और government का जो investment expenditure है वो कौन से expenditure है? It refers to the expenditure incurred by the government on capital goods. Capital goods मतलब machinery. These are expenditure need by to develop the economy, like road बनवाना, highway बनवाना, hospital की building बनवाना, school बनवाना, पावर प्लांट बनवाना, है ना। ये सारी की सारी चीजें क्लास गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा इस पूरे के पूरे यूनिट को, 12 नंबर तुम्हारे पक्के होंगे एंड हर चीज़ तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगी। बस विद इन अ वीक, 7 दिन के अंदर एक बार इसको रिवाइज जरूर करना। लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। सर ये समझ आ गया कि हम लोग खर्च कर रहे हैं तो डिमांड कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डिमांड कर रहे हैं, सरकार खर्च कर रही है तो डिमांड कर रही है, सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है तो भी वो डिमांड ही है। अगर सरकार कोई सड़क बना रही है तो भी वो लेबर वेबर की डिमांड करेगी, माल मटेरियल लगेगा उसके अंदर। नेट एक्सपोर्ट कैसे एडी का कंपोनेंट है? बेटा एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? जो आपने विदेश में सामान बेचा, तो अगर आप विदेश में सामान बेच रहे हो इसका मतलब आपके सामान की डिमांड तो हो रही है ना, भले ही देश के लोग नहीं कर रहे, विदेशी लोग कर रहे हैं, बट वो है एडी का पार्टी। और इंपोर्ट जो कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप देश का माल छोड़ के अब बाहर देश का माल खरीद रहे हो। आप देश का सामान नहीं खरीद के बाहर से सामान खरीद रहे हो, तो वो हमारे देश के सामान की, जो हमारे देश में सामान बना है ना, उसकी डिमांड को कम कर देगा, इसलिए नेगेटिव कंपोनेंट है। सो नेट एक्सपोर्ट मतलब कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितना माइनस इंपोर्ट किया, फिर जो बचेगा वो नेट एक्सपोर्ट है। मतलब आपने इतना सामान बाहर बेचा है, इसका मतलब इतने सामान की हमारे देश में
जो बन रहा है उस सामान की डिमांड हो रही है, चाहे अंदर वाला खरीदे, भाई मेरी एक दुकान है, चाहे वो मेरे देश के लोग खरीदे चाहे विदेश के लोग खरीदे, भाई मेरे लिए तो सेल हो गया, डिमांड तो कंसिडर होगा ही, राइट। सो यहाँ पे एडी का जो फॉर्मूला हो गया, अब एडी का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, प्राइवेट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसके दो पार्ट है, और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये हो गया एडी का फॉर्मूला, लिखो कॉपी में, एडी का ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन आपके सिलेबस में हमें जो पढ़ना है वो टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है। मैंने नेशनल इनकम बताते वक्त शुरू में ही कहा था देर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। पहला हाउस होल्ड या फिर क्लास हाउस होल्ड सेक्टर कह लो या कंज्यूमर्स कह लो, दूसरा प्रोड्यूसर्स या फिर समझ लो फर्म्स, तीसरा है गवर्नमेंट, चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर अब्रॉड। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्लास सरकार नहीं होती और ना ही अब्रॉड होता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं होगा। सो एडी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया सी प्लस आई। ध्यान समझना, एडी का फॉर्मूला आज तुम लर्न करके जा रहे हो, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी हाउस होल्ड का। इसमें क्लास कहीं भी गवर्नमेंट नहीं आएगा, वो प्राइवेट फर्म, हाउस होल्ड और फर्म दोनों का इसमें क्लास, क्योंकि हाउस होल्ड क्या करते हैं कंजप्शन, फर्म क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो इतना ही आएगा बस। लेकिन जब भी पूरे सिलेबस में हम बात करेंगे सी की, तो वो एक्चुअल कंजप्शन नहीं है। वो कैसी कंजप्शन है क्लास, वो एक कंजप्शन है जो क्लास डिजायर्ड है, साल भर में कितना कंजप्शन होने वाला है। आई का मतलब साल भर में कितनी इन्वेस्टमेंट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड आई, राइट। और पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए जब हम आई पढ़ते हैं तो बच्चे बोलते सर ये कौन सा वाला आई है, इंड्यूस या ऑटोनोमस। बेटा पूरे सिलेबस में जब भी हम आई की बात करेंगे वो क्लास इंड्यूस नहीं होगा, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये जो आई है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। फिलहाल तुम्हें कितनी बातें याद होनी चाहिए, एडी क्या है, एडी के जो 5 के 5 कंपोनेंट है वो, और क्लास आपका टू सेक्टर इकोनॉमी जो एडी का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, सी प्लस आई कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। वैसे फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी में क्योंकि ये दोनों सेक्टर नहीं आते, ना ही गवर्नमेंट आता है ना एक्सटर्नल सेक्टर आता है, सो एडी का जो फॉर्मूला बना वो बना सी प्लस आई, राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं स्केड्यूल की। तुम्हें ये स्केड्यूल अपने आप बनाना है। मैंने ये नंबर लिया है, लेकिन तुम घर पे प्रैक्टिस करने के लिए कोई और नंबर लोगे, ठीक है। तो मैंने इनकम ले लिया। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इनकम को वाई से, जब भी आप इनकम को लोगे ना, वाई से डिनोट करोगे और वो बढ़ता हुआ ही होगा कांस्टेंट रेट से, लाइक 100 200 300 400 500 50 100 150 200 1000 2000 3000 4000, ठीक है। या फिर आप समझ लो ले लो 10 20 30 40, कैसे भी लेना, कांस्टेंट रेट से इनकम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन शुरू जीरो से करना बेहतर होगा कि भाई इनकम जीरो थी, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, या फिर क्लास कोई भी और नंबर ले लेना। इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रखना, तुम अपनी कॉपी में ना कोई और नंबर ले लेना इनकम को, और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखना, मतलब ये कांस्टेंट है, इनकम हो चाहे ना हो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होगा। तो बताओ ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, कम ऑन बताओ कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, राइट। अब कंजप्शन, तुम सबको पता है कि जैसे जैसे कमाई बढ़ती चली जाएगी कंजप्शन भी हम बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे से ज़्यादा कमाते चले जाएंगे कंजप्शन को भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम कुछ भी नहीं कमा रहे तो क्या हमारी कंजप्शन जीरो होगी? क्या देश में जो इंसान कुछ भी नहीं कमाता क्या उसका कंजप्शन जीरो होता है? मुझे बताओ यस और नो। अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे तो क्या कंजप्शन जीरो होगा? सो आंसर इज नो। आप कुछ भी नहीं कमा रहे तो भी आपकी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगी, और इस कंजप्शन को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। सर अभी तो आपने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बताया था। यस, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जब आपकी इनकम चाहे बढ़े चाहे घटे, भैया इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखना है। ऑटोनोमस कंजप्शन वो कंजप्शन है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होगा, यानी कि अगर आपकी इनकम जीरो है उस टाइम पे आप जो भी कंजप्शन कर रहे हो, दिस कंजप्शन इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। मेरी इनकम जीरो है, उस टाइम पे मैं जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सॉरी जो भी कंजप्शन कर रहा हूँ उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। तो 20 25 30 35 40 आप चाहो तो तुम कैसे भी बढ़ा सकते हो, जरूर नहीं 20 25 है, 10 18 30 कैसे भी बढ़ाओ, बस इंक्रीज करते जाना, ठीक है। अब अगर मैं एडी का फॉर्मूला लगाऊं सी प्लस आई, तो 20 + 10 30,
25 प्लस 10 35, 30 प्लस 10 40, 35 प्लस 10 45, 40 प्लस 10 50। ये हो गया क्लास आपका पूरा एडी का स्केड्यूल। तुम फिगर दूसरे लो और बना के देखो कि ये एडी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एडी भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब आते हैं इसके डायग्राम की। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट को मैंने ऐसे कांस्टेंट रख दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। कंजप्शन बढ़ रहा है इसीलिए कंजप्शन को मैंने ऐसे रख दिया, देखो बढ़ रहा है, सीधी लाइन बढ़ रहा है। सर आपने जीरो से क्यों शुरू नहीं किया? बच्चों आप मुझे बताओ, मैंने कंजप्शन को जीरो से क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि एक बात कान खोल के सुन लो और हमेशा ध्यान रखना, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता। चाहे तुम कमाओ चाहे मत कमाओ, कंजप्शन साल भर भूखे रहोगे क्या नहीं कमाते तो? नहीं सर, और जुगाड़ देखेंगे तो वो जुगाड़ बताऊंगा कौन कौन से आगे चल के, बट फिलहाल ध्यान रखना कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। आप कमाओ चाहे मत कमाओ, कम कमाओ ज़्यादा कमाओ, सी कुछ ना कुछ रहेगा। इसीलिए यहाँ से ना बन के ये ऊपर से बन रहा है, ठीक है। ये हो गया सी। और जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी कंजप्शन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये मान लो 10 रुपये कमा रहे थे, इतना खर्च कर रहे थे, 20 कमा रहे हो इतना, 30 कमा रहे हो इतना, 40 कमा रहे हो इतना, वो कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा। आप दोनों को ऐड करोगे तो ये देखो, ये रहा सी, ये रहा आई, और ये गैप आई है और ये बन गया एडी। तो एडी का ग्राफ और आई सी का ग्राफ दोनों सेम है, बस एडी ऊपर से बनता है और सी नीचे से। इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है। और ये एडी और सी के जो बीच का गैप है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। मैं बना के तुम्हें फिर से दिखाता हूँ, बेहतर समझ आएगा, ठीक है। तो कैसे बनाओगे तुम, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे आप एडी लिखो, यहाँ लिखो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम स्लैश आउटपुट भी बोलते हैं इसको। आउटपुट क्यों बोलते हैं मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम लेवल ऑफ इनकम जान लो, ठीक है। तो ये तो क्लास हो गया, आपको पता आई कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको एडी बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका एडी, सॉरी सी, ये हो गया सी। ये जितना गैप है इतना ही गैप आप यहाँ पे लेके एक बना लो एडी, ये रहा एडी। और ये बीच का जो गैप है वो क्या है, आई। तो सी प्लस आई, ये था सी, इसमें आई जुड़ गया तो ये क्या बन गया, एडी। एडी यानी कि सी प्लस आई। तो अगर मैं आपको दो डायग्राम बना के दूं ऐसे, ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये जो छोटा सा एरिया लेके बैठा है सी, और ये बड़ा सा जो एरिया लेके बैठा है वो एडी। तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई। तो एडी में से सी घटा दोगे तो क्या बचेगा, आई। तो एडी और सी की जो बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस सॉरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है तभी ये कांस्टेंट है, तभी ये पैरेलल जा रहा है, ये पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है। स्केल से बनाना, ये सी और एडी पैरेलल बनेगा, पैरेलल, और बीच का जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट, राइट। तो एडी का स्केड्यूल, एडी का मीनिंग, एडी के कंपोनेंट, एडी का डायग्राम, हर चीज़ हो गया। आपको एग्जामिनेशन में बनाने आता है तो बेहतर है कि आप ऐसे ही दिखा के बनाओ, तो बहुत अच्छे से टीचर को समझ आएगा और ज़्यादा समय लगेगा नहीं। पेंसिल से अच्छे से क्लास आप ग्राफ डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहला, कंजप्शन को सी से डिनोट करते हैं और वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, भले ही आपकी इनकम जीरो हो। मतलब इट इज एसेंशियल इवन व्हेन इनकम डज नॉट परमिट इट। भैया कुछ तो जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ेगा, भले ही आपकी इनकम नहीं है तब भी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब सर पैसा कहाँ से आएगा, पास्ट सेविंग। भाई तुमने इस साल कुछ नहीं कमाया, तुमने पिछले साल तो कुछ कमाया होगा, लॉकडाउन में लोगों ने ये खर्च किया, या आप उधार लोगे, या तो पास्ट सेविंग्स और बोरोइंग्स। ये दो ऐसे खर्चे हैं क्लास जो तुम्हें करने हैं, पास्ट सेविंग्स और बोरोइंग्स। ये दो खर्चे हैं, मतलब ये दो सोर्सेस हैं जिनसे तुम्हारे पास पैसा आएगा, तुम खर्च करोगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव द लेवल ऑफ इनकम। जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो, हेंस एडी ऑल्सो कैन नेवर बी जीरो बिकॉज एडी इज द सम ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। भैया अगर सी कभी जीरो नहीं हो सकता तो एडी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए सी का डायग्राम ऐसे बनता, ऊपर से, जीरो से नहीं बनता, और एडी का बनता और ऊपर से, क्योंकि एडी जो है वो सी से बड़ा होता है जनरली, राइट। अच्छा, ऑटोनोमस कंजप्शन को ना ए बार या सी बार से डिनोट करते हैं, लिख लो। जो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है ना उसको डिनोट किससे करते हैं, या तो छोटा ए स्मॉल ए बार, या सी बार स्मॉल सी बार, जैसे तुम्हारी मर्जी। बार मतलब ये डंडा ऊपर लग जाता है ना, लाइन। तो ऑटोनोमस कंजप्शन को तुम्हारी मर्जी, तुम ए बार लिखो सी बार लिखो, मैं ए बार यूज़ करता हूँ, आपकी बुक में सी बार भी हो सकता है, दोनों सही है, ओके। तो उम्मीद है क्लास यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम इसका
पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के आना, समझ के आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एडी के कंपोनेंट, एडी बहुत अच्छे से मैंने आपको एक एक करके सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीपली चलेंगे इन टॉपिक्स पे, जो इसके बाद के टॉपिक्स हैं। एएस के बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, राइट। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।